देश दुनिया के तमाम बड़े मुद्दों के पीछे का सच। सनमार्क प्रेजेंट्स एडिटर्स कट। नेपाल में जैन जी ने क्रांति कर दी। लोग ऐसा ही कह रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत है। कुछ लोग अमेरिका को भी दोष दे रहे हैं। असल में कहानी क्या है? नमस्कार दोस्तों। नेपाल को लेके जितनी तरह की बातें हो रही हैं और उनके पर्दे की पीछे की कहानियां, उन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो चुभेंगी, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो चौंकाएंगी, लेकिन हम सब पे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, ये आंदोलन था, उपद्रव था या क्रांति थी? क्या था? दूसरा सवाल, 3 दिन में आर्मी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, तो वो 3 घंटे में क्यों नहीं हुआ? जब वो सारा सिंह दरबार पे कब्जा कर रहे थे, संसद में घुस रहे थे, प्रधानमंत्री का ऑफिस और घर जला रहे थे, तब आर्मी कहाँ थी वहां की? बता दें कि वहां एयरफोर्स या नेवी नहीं है नेपाल के पास, क्योंकि उनके आसपास समंदर नहीं लगता है, उनको जरूरत भी महसूस नहीं होती, सिर्फ आर्मी के सहारे ही चलता है वो। सिंह दरबार जिससे पूरा नेपाल चलता था, उसको जब उपद्रवी जला रहे थे तो मात्र 3 मिनट की दूरी पर आर्मी थी, लेकिन उसने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। आर्मी का पहला लक्ष्य होता है देश की सुरक्षा, देश को सुरक्षित रखना, संविधान को सुरक्षित रखना और अपने सर्वोच्च कमांडर को सुरक्षित रखना। अपने सर्वोच्च कमांडर माने राष्ट्रपति। नेपाल की आर्मी ने राष्ट्रपति को सुरक्षित रखा, उनके घर में उपद्रवी नहीं घुस पाए, जैन जी नहीं पहुंच पाया वहां तक। क्यों? क्योंकि वहां सेना तैनात थी। लेकिन वही सेना प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाई, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा या काठमांडू राजधानी छोड़ के भागना पड़ा। अभी तक पता नहीं कि वो हैं कहाँ। बाकी नेताओं के आपने यदि वीडियो देखे हो कि वो हेलीकॉप्टर पे रस्सी से लटक के भागे हैं, ऐसा फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन नेपाल में सच में हुआ है। क्या इसके पीछे भारत था? कुछ लोग तो तर्क दे रहे हैं और कई सारे तर्क दे रहे हैं। सबसे पहला तर्क यही कि जब नेपाल ने 5 साल पहले अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें उसने भारत के 3 प्रमुख एरिया को, उत्तराखंड के 3 प्रमुख एरिया को अपने मैप में दिखाया, तभी भारत की भौहें तन गई थी। भारत ने डिसाइड कर लिया था कि ऐसे तो नहीं झेलेंगे हम। कुछ विश्लेषक ये कहते हैं कि ये एक्सट्रीम पे तब पहुंचा जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए चाइना पहुंचे और चाइना में ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चाइना के समक्ष एक मुद्दा उठाया कि भारत और चीन के बीच जो कैलाश मानसरोवर यात्रा खुली है, उसका रास्ता हमारे एरिया से होके जाता है और वो हमारा एरिया है, इसलिए आप इस समझौते को निरस्त कर दीजिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2 टूक शब्दों में उनको कह दिया कि ये आपका और भारत का मामला है, आपस में निपट लो, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके कुछ दिन बाद ही नेपाल में अचानक से एक आंदोलन खड़ा हुआ और वहां तख्ता पलट हो गया। मजे की बात कि 36 घंटे में, मात्र 36 घंटे में जनरेशन जी ने वहां की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। 12 घंटे जब आंदोलन को हुए थे, तब प्रधानमंत्री ओली कह रहे थे कि हम सोशल मीडिया से बैन नहीं हटाएंगे, हम इस जो हिंसा हो रही है इसके पीछे की साजिश जो है उसको सामने लेके आएंगे, इसकी जांच करवाएंगे। और अगले दिन सुबह सुबह उनको इस्तीफा देना पड़ गया। इतनी ताकत आई कहां से? कौन था इन सब के पीछे? यहां इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी? कई सारी कहानियां हैं, कई सारी बातें हैं, हम उन पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बस एक चीज बता दें कि ये कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ, उसकी फंडिंग जो एनजीओ करता है, उस एनजीओ के पीछे के लोग, 3 प्रमुख लोग जो हैं, उन तीनों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले हैं। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ दिखाने को थी, क्योंकि जब भ्रष्टाचार के आरोप वाले लोग ही फंडिंग कर रहे हैं
तो वो कैसी भ्रष्टाचार से लड़ाई होगी सोचा जा सकता है। खैर, भारत का नाम सिर्फ इसी कारण से आया कि उसके साथ कई सारे रिलेशन भारत के साथ तनावपूर्ण हो गए थे नेपाल के। क्यों हुए थे? क्योंकि केपी शर्मा ओली जो है वामपंथी पार्टी के हैं। वामपंथी पार्टी जब से नेपाल में आई है तब से वहाँ जो सनातन शांत रहता था वो तमाम तरह की परेशानियां झेल रहा है और उसी कारण से ये सब हुआ है। खैर, ये एक एंगल हुआ। जैन जी को हासिल क्या हुआ, उसने किया क्या? संदेह नहीं है कि वहां के नेता तमाम तरह के ऐशो आराम में जी रहे थे। उनके बच्चे बहुत आराम से विदेशों में घूमते फिरते थे, लग्जरी में अपने फोटो सोशल मीडिया पर डालते थे और उसी के कारण आक्रोश बढ़ता जा रहा था। आक्रोश बढ़ने का एक मेजर कारण ये भी था कि भारत के साथ जब से उसने अपने रिश्तों में कठोरता लेके आया नेपाल, उसने रिश्ते बिगाड़ने की शुरुआत की, तब से वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए रोजगार का संकट बढ़ता चला गया। बता दें कि हमारे यहाँ कुछ साल पहले एक योजना लेके आए थे सेना में भर्ती की, अग्निवीर योजना। जब से ये आई, नेपालियों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी सेना जो है उनके लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन था। बहुत सारे नेपाली गोरखा आके हमारे यहाँ भर्ती होते थे, लेकिन जब से ये अग्निवीर योजना आई है तब से वो रास्ता लगभग बंद हो गया उनके लिए। तो उस कारण से बेरोजगारी के कारण आक्रोश पहले से था। अब पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम ओली ने क्या किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पे बैन लगाने की हिमाकत कर डाली। हिमाकत इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने अचानक से ये डिसीजन लिया और कह दिया कि हम एक हफ्ते का टाइम दे रहे हैं सोशल मीडिया कंपनीज को, वो आए, हमारे देश में स्टाफ रखें, हमारे देश में रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमारे कानूनों के अनुसार चलें, तब हम चलने देंगे, नहीं तो हम बैन लगा देंगे। इसमें एक बात और भी चल रही है सोशल मीडिया पे कि उन्होंने चाइनीज ऐप जो हैं टिकटॉक वगैरह, उन पे बैन नहीं लगाया था, जबकि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब पे बैन लगा दिया था। कह रहे हैं कि वो चाइना के फेवर में थे इसलिए ऐसा हुआ। हालांकि ये सच नहीं है। सच ये है कि चाइनीज कंपनियों ने उस एक हफ्ते के भीतर ही नेपाल में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, इस कारण से उन पर रोक नहीं लगी और बाकी सब पे रोक लग गई। अच्छा, इस पूरे आंदोलन के पीछे एक मजेदार चीज और हुई। सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया, लेकिन उसी सोशल मीडिया के सहारे ये पूरी स्क्रिप्ट रची गई। ऐसा कैसे? वीपीएन सुना होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उसका यूज करके सारे ऐप वहां चल रहे थे। ओली चाहकर भी उनको नहीं रोक पाए और उसी के सहारे ये पूरी स्क्रिप्ट रची गई, उसी के सहारे आंदोलन खड़ा हुआ, उसी के सहारे सारी पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाया गया और तख्ता पलट हो गया। अब वहां पे पहली महिला पीएम बनी है, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया सुशीला कार्की को, पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं। 51 लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं, 15,000 से ज़्यादा कैदी 25 जेलों से भाग चुके हैं, जिनमें से कुछ तो भारत में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए और वापस उनको सौंप दिया गया। ये सारी कहानी भारत के ठीक बगल में हुई है। इससे पहले भी ठीक इसी तरह की कहानी भारत के 3 ओर दोहराई जा चुकी है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, पाकिस्तान में यही हुआ था, थोड़ा सा अलग एंगल से हुआ था, सोशल मीडिया के बहाने नहीं, यूथ के बहाने नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों के सहारे वहां तख्ता पलट करके इमरान खान को न केवल सत्ता से हटाया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। कहानी क्या थी कि उन्होंने अमेरिका की कुछ फाइलें जो हैं वो सार्वजनिक कर दी थी, कुछ बातचीत जो है वो सार्वजनिक कर दी थी, जो अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। श्रीलंका में इसी तरह का खेल हुआ कि वहाँ यूथ ने आंदोलन किया, लोग सड़कों पर उतरे और वहाँ पे सरकार का तख्ता पलट हुआ। भला वहाँ किसने करवाया? अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि श्रीलंका भी नेपाल की तरह चीन की गोद में जाकर बैठ गया था। उसने डेवलपमेंट के नाम पर चीन से इतना कर्ज ले लिया था कि उसको अपनी बंदरगाह और एयरपोर्ट जो है चीन को गिरवी रखने पड़े, उनको देने पड़े। अब श्रीलंका में अमेरिका का इंटरेस्ट क्या था? श्रीलंका में अमेरिका का इंटरेस्ट सिर्फ इतना सा था कि यदि कल चाइना ज़्यादा आक्रामक होता है तो उसको एक और एयरबेस या एक और सैन्य ठिकाना नहीं मिलना चाहिए,
इसलिए वो श्रीलंका को उसके पाले में जाने से रोकना चाह रहा था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर रहे थे, तो अमेरिका को वो पर्दे के पीछे पूरा खेल रचना पड़ा। वहाँ ये दिखाना पड़ा कि दिवालिया होने वाला है देश, और परिणाम सबके सामने है कि वहाँ सरकार पलट दी गई। ठीक उसी तरह की कहानी बांग्लादेश में हुई। बांग्लादेश में चटगांव जो बंदरगाह वाला शहर है, वहाँ पे अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता था, आर्मी बेस, एयर बेस, दोनों, एयरफोर्स का बेस भी और आर्मी का बेस भी। शेख हसीना उसके लिए अलाउ नहीं कर रही थी, 5 साल से वो लगातार कोशिश कर रहा था। जब ये हो गया कि वो इसकी अनुमति नहीं देंगी, तो आखिर में उनकी सरकार का भी तख्ता पलट करवा दिया गया। पैटर्न देखेंगे बिल्कुल वही था जो यहाँ पे हुआ नेपाल में, ठीक वैसा ही बांग्लादेश में हुआ था। वहाँ भी छात्रों को सामने करके एक पटकथा रची गई, स्क्रिप्ट रची गई, और उसके दम पे इतनी हिंसा की गई कि आर्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते। शेख हसीना को रातों रात वहाँ से देश छोड़ के भागना पड़ा। वहाँ भी यही सवाल उठा था कि आर्मी क्या कर रही थी, सेना ने कुछ भी क्यों नहीं किया। ठीक उसी तरह का सवाल अब उठ रहा है नेपाल को लेके कि आर्मी ने कुछ भी क्यों नहीं किया। अब घूम फिर के आते हैं हम मुद्दे पर जो हमने सबसे पहले पूछा था, क्या इस तख्ता पलट के पीछे भारत है? हो भी सकता है और नहीं भी। यदि होगा तो ये किसी को पता लगने वाला नहीं है, पता लगेगा भी तो कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि बोल सकता था तो चाइना बोल सकता था, वो उसको अभी भारत से अपने रिश्ते सुधारने हैं, इसलिए वो किसी हाल में नहीं बोलेगा। आपने गौर किया होगा कि उसने पहला रिएक्शन 3 दिन बाद दिया है। जो ओली चाइना का सबसे खास माना जाता था, उसकी सरकार का तख्ता पलट हो गया, उनको जान बचा के भागना पड़ा, और चाइना ने एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। तीसरे दिन जब ये हो गया कि हाँ सारा हिंसा रुक गई है, नई सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई है, नए अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है, तब चाइना का एक बयान आया कि हमें नेपाल के लोगों को मिलजुल कर शांति से हल ढूंढना चाहिए, हिंसा में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सही है। तो क्या भारत अब इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों के सरकारों का तख्ता पलट करवा दे? यदि हुआ है तो ये भारत की नई ताकत है, ये नया भारत है। नहीं हुआ, भारत ने नहीं करवाया, तो अपनी जो शांति वाली छवि है हमारी बरकरार रहेगी। इसमें जो भी हुआ, जिसका भी भला हुआ, जिसका भी नुकसान हुआ, एक चीज तय है कि नेपाल में अभी शांति नहीं होने वाली। 4-6 महीने ये और चलेगा कम से कम। आप कह सकते हैं कि ये तो सिर्फ कयास हैं, भविष्य में क्या होगा कौन जानता है। सही बात है, 12 घंटे पहले तक ओली को भी नहीं पता था कि उनकी कुर्सी जाने वाली है, लेकिन ग्रह नक्षत्र जो कह रहे हैं उसके अनुसार अभी वहाँ शांति नहीं होनी है। और ग्रह नक्षत्र से याद आया कि 11 तारीख से, 11 सितंबर से भारत की भी मंगल महादशा शुरू हो गई है। मंगल माने ज्योतिष में सेनापति, और सेनापति को तो लड़ना आता है, बाकी तो कुछ आता नहीं। खास करके अर्थ के मामलों में, अर्थव्यवस्था के मामलों में वो बहुत कमजोर होता है। तो इस दौरान थोड़ा सा इकोनॉमिक अप डाउन हमें देखना पड़ सकता है, लेकिन यदि कोई देश हमसे पंगे लेगा, विशेष करके सीमा पर, उसकी खैर नहीं है। एक चीज और, लोगों को लग रहा है कि ट्रंप जिस तरह के बयान देने लगे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कि भारत के साथ डील होने वाली है और बहुत जल्दी हम समझौता कर लेंगे, व्यापार समझौता हो जाएगा तो टैरिफ वापस हो जाएंगे, इतना आसान नहीं है। यदि इतना ही आसान होता तो अमेरिका पहले ही समझौता कर लेता। तैयार रहिए, हो सकता है कि और टैरिफ लग जाएं। क्यों? उसका कारण है। एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे बात करूंगा, हम दोनों देश जो हैं अमेरिका और भारत, बहुत अच्छे संबंध है हमारे, उनको हम नए सिरे पे लेके जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर ठीक उसी शाम यूरोपियन यूनियन के नेताओं को वो कहते हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगाइए। अब इसको क्या बोलेंगे आप? संकेत साफ हैं कि इतना आसान नहीं है समझौता होना, इतना आसान नहीं है कि जो पुराने रिश्ते थे वो इतनी जल्दी बहाल हो जाएं, टाइम लगेगा। और ग्रह नक्षत्र जो बता रहे हैं
वो थोड़ा सा गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन भारत को कोई खतरा नहीं है। जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ था, जो श्रीलंका में हुआ था, उस तरह की कोशिश भारत में भी होगी। अगले कुछ महीने में ही उस तरह की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हमारी सरकार सक्षम है, वो इस तरह की चीज़ों को नियंत्रित कर लेगी बहुत आसानी से। और यहाँ कोई भी देश कितनी भी साजिश रच ले, तख्ता पलट जैसा कुछ नहीं करवा पाएगा। सबसे मेन कि नेपाल को मिला क्या, नेपाल को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी नहीं कह सकते, लेकिन उसको एक ऐसा झटका लगा है जिसकी भरपाई लगभग असंभव होगी। 25 अरब नेपाली रुपए का सिर्फ टूरिज्म को झटका लगा है वहाँ। नेपाल के काठमांडू में हिल्टन जैसे होटल को जला दिया गया। नेपाल इस तरह का देश है जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है और पहाड़ों के कारण वहाँ सिर्फ टूरिज्म के बेस पे उसकी इकोनॉमी बहुत हद तक चलती है। यदि इस तरह की हरकतें होंगी, इस तरह के जो डैमेज होते हैं, वो आसान नहीं होता उनकी भरपाई करना, ये भी आसान नहीं होगा। 8 अरब नेपाली रुपए का नुकसान सिर्फ एक होटल को हुआ है, हिल्टन जैसे होटल को। जब इतने नामी होटल की सुरक्षा नहीं हो पाती तो उस देश में कोई दूसरी कंपनी होटल खोलने जाएगी क्या, या टूरिज्म के लिए जाएगी क्या? ये विचार करने की जरूरत है नेपाल को कि इस तरह की दोबारा कभी भी कोई सिचुएशन ना आए। आप अब नेपाल को पूरे विस्तार से यदि देखेंगे पूरे एपिसोड को, तो आपको कई सारी चीज़ें नजर आएंगी जो शायद मीडिया में भी ना दिखें। आंख नाक खुले रखिए, देखते रहिए कि आगे आगे होता है क्या। नमस्कार।